स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरीज के प्राइमरी लॉ किए थे, जिसमें कि थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे मेन लॉ जनरेट किए, जिसे प्राथमिक नियम कहा गया, जिसमें हमने मेन 3 लॉज के बारे में बात की थी: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, कि जैसे वो जो 3 नियम हैं वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि जब भी कोई व्यक्ति सीखने की शुरुआत करता है तो वो तीनों कहीं ना कहीं अपना मेन रोल प्ले करते हैं। एक व्यक्ति के मन से, शारीरिक तौर पर उस पर पड़ने वाले प्रभाव, ये तीनों इस तरह से काम करते हैं कि वो वाकई में जब व्यक्ति सीखता है वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसी के साथ ही थॉर्नडाइक ने कुछ जो पहले एक्सपेरिमेंट किया उसके बिहाफ पे इन्होंने यही 3 लॉ दिए थे। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया और उसके बिहाफ पे इन्होंने कुछ और नए अलग से नियम दिए, जिन्हें सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग या द्वितीयक नियम या गौण नियम कहा गया है ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रायल एंड एरर सिद्धांत में। अब वो कौन से हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे और इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन मोस्ट ऑफ ऑल हम अकॉर्डिंग टू जो टॉपिक पॉइंट किया था उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। शॉर्ट में एक बार दोबारा से इसको क्लियर करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला लॉ दिया गया है वो है बहुविध अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जिसे मल्टीपल रिस्पॉन्स कहा गया है। जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, बहुविध अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसके कहने का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है तो व्यक्ति उस समस्या को हल करने के लिए कई अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। या यूँ कहें कि जैसे ही व्यक्ति के सामने कोई समस्या है, व्यक्ति उसको उस समस्या का हल नहीं पता, तो वो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर कई अलग अलग तरह के प्रयत्न करने की कोशिश करता है और उनमें से ही कोई जब सही पड़ जाता है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो सही उसको उसके सफलता की तरफ आगे बढ़ाती हुई दिखती है, तो वो क्या करता है कि जो बाकी रिस्पॉन्सेज हैं उनको छोड़कर एक सही जो सिलेक्टिव एक्टिविटी है उसको चूज़ कर लेता है। बट यहाँ पर जो प्राइमरी है, प्राथमिक है, शुरुआत है, उसमें एक व्यक्ति ने समस्या के संदर्भ में कई अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स किए हैं, या एक व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्या को दूर करने के लिए किए जाने वाले अलग अलग प्रयत्न या अनुक्रियाएँ, इसे ही बहुविध अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का नियम कहा गया है। ये एक व्यक्ति की जनरल नेचर है कि जैसे उसके सामने समस्या आती है वो वहाँ पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है वहाँ पे वो फर्स्ट क्या करता है, क्या ये उसने पहले इस तरह की किसी समस्या का सामना किया है? अगर तो किया है तो वो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर उस समस्या को जल्दी सोल्व कर लेता है, या उससे मिलती जुलती किसी समस्या का सामना किया है तो अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा। अगर समस्या पूरी तरह से नई है तो भी वो अपनी तरफ से कई तरह के अलग अलग प्रयत्न करता है। तो इन अलग अलग किए जाने वाले प्रयत्नों को ही मल्टीपल रिस्पॉन्स थ्योरी या सिद्धांत कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट में उन्होंने कहा है मनोवृत्ति का नियम या तत्परता का नियम। ये एक बार इन्होंने तत्परता / मनोवृत्ति या यूँ कहें रेडीनेस ऑब्लिक एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड कहा है। अब लॉ ऑफ एटीट्यूड से क्या मतलब है, ये बात करता है व्यक्ति के मन स्थिति से। अगर हम तत्परता की बात करते हैं तो एक व्यक्ति जब किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से तत्पर होगा, तैयार होगा, वो ही उसके उस कार्य के प्रति मनोवृत्ति को स्थापित करती है। अब मनोवृत्ति से क्या मतलब है, हमने कई बार सुना है, ये चीज़ देखी भी है कि एक व्यक्ति का किसी कार्य के प्रति जैसा दृष्टिकोण होता है, मनोवृत्ति होती है, वो उसको वह उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है। जैसी इम्पोर्टेंस देगा उसी के अनुसार उस काम को करना शुरू करेगा। अब मान लो एक बच्चा है, बच्चे की पहले से ये मन स्थिति बनी हुई है कि मैथ का सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है,
उसकी एक सोच बनी हुई है। तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा सम करते हुए भी उसको ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मनोवृत्ति है, जो उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट है, वो पहले से नेगेटिव है। तो एक व्यक्ति का किसी काम को करने के या सीखने के संबंध में ओवरऑल एटीट्यूड कैसा है, वो काफ़ी मायने रखता है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो ही विल बी लर्न ईजिली एंड स्मूथली, कैन से दैट। अगर पहले से उसकी मनोवृत्ति उसके प्रति सही नहीं है तो वो उस काम को उतना ही सीखता जरूर है पर मुश्किलें ज़्यादा सामना करना पड़ता है, ये उसका स्वभाव रहता है। तो इसी को तत्परता या मनोवृत्ति का नियम इसलिए कहा गया। अब तत्परता से क्या मतलब था? जब हमने लॉ ऑफ रेडीनेस भी किया था उसमें भी यही पॉइंट आया था, एक व्यक्ति सीखने के लिए यदि तैयार है तो उसको सीखने में खुशी होती है। यदि एक व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है पर उसको टीचर के द्वारा या किसी द्वारा सिखाया जाता है तो उसको उसमें दुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर भी तत्परता या मनोवृत्ति से भाव क्या है, उसका उस कार्य के प्रति, सीखने के प्रति मनोवृत्ति या एटीट्यूड कैसा है उसके बारे में बात कही गई है। एटीट्यूड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने कई बार सुना है कि एक गिलास पानी का आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। देखिए, एक गिलास है जिसमें पानी है वो हाफ तक है, कहने वालों पे डिपेंड करता है। कोई कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कह देता है आधा खाली है। तो सिचुएशन तो सेम है बट वे ऑफ एटीट्यूड टू सी दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट। कि आप जो कह रहा है कि आधा भरा हुआ है उसको कहीं ना कहीं उसमें भी एक मतलब कहने का है कि एक आशावादी दृष्टिकोण है, मुश्किलों में भी रास्ता निकाल लेता है। एक व्यक्ति कहता है आधा खाली है, तो ऐसे व्यक्तियों के सामने सब कुछ होने के बावजूद भी जो उनका एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने कहा समानता का नियम। समानता का या इन्होंने एनालॉजी की बात कही है, सादृश्यता का नियम कहा है, समानता का नियम कहा है। समानता के नियम से यहाँ पर क्या अभिप्राय है कि जब व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या आती है तो वो उस समय अगर तो उसने वैसी ही किसी समस्या का पहले अनुभव किया है या उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो वो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर प्रेजेंट प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसे कहा गया है समानता का नियम कि जो हमने पहले अनुभव किया हुआ है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम उसके आधार पर आज जो समस्या है उसको सोल्व कर लेना ही समानता का नियम कहा गया है। बट कई बार क्या होता है, अब समानता के नियम में जैसे लॉ ऑफ ट्रांसफरेशन ऑफ लर्निंग की बात अगर करें तो उसमें भी 3 अलग अलग पॉइंट आते हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है। समान को जैसे हमारे जो सीखा हुआ है हमने उसको ही वैसा ही कुछ नया सीख रहे हैं तो वो पॉजिटिवली ट्रांसफरेशन है। जो सीखा हुआ है वो पहले सीखा हुआ नए सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, नेगेटिव ट्रांसफरेशन है। अगर जो सीखा हुआ है और जो आज नया सीख रहे हैं उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ज़ीरो ट्रांसफरेशन है। तो ठीक उसी तरह से समानता का नियम भी इसी बात को डिफाइन करता है कि जो हमने पहले समस्याओं का सामना किया है, अगर वैसे ही आज हमारे सामने कोई समस्या आ रही है और हम पुराने अनुभवों के आधार पर आज की समस्या का हल निकाल लेते हैं तो वो समानता के नियम को डिफाइन करता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवीनता का नियम, लॉ ऑफ नॉवेलिटी या रिजेंसी की बात इन्होंने कहा है। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अब नवीनता से मतलब क्या है कि जो भी ज्ञान हम नए तौर पर प्राप्त कर रहे हैं, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी वो कॉलेज स्कूल में बच्चों को कुछ भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो ज्ञान है उसको नए ढंग से, नए तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सामने वाले उसको उत्सुकतावश सीखने के लिए तैयार रहें। जो देखो पता क्या है कि जो हमारी स्कूल एजुकेशन चलती है वो एक चेन लर्निंग पर बेस्ड होती है कि बच्चों ने जो पहले सीखा है, मान लो 6th क्लास में जो सीखा है 7th में उससे आगे सीखेंगे, पर कुछ ना कुछ उसमें 6th का भी होगा ताकि उसके बीच में दोनों में कनेक्शन बन सके।
जब वो 8th में जाएंगे तो कुछ 7th में जो किया है वही 7th ही बेस उनका 8th में बनेगा। यही कारण है कि एक बच्चा जब पहली क्लास पास करके अगली क्लास में बढ़ता है तो उसको सीखने में बहुत खुशी होती है। पर एक जो कुछ साल पहले की अगर बात करें, जैसे बच्चा फेल हो जाता था जब ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, तो उसमें क्या था कि फेल वाला सेम क्लास में रह जाता था। कारण क्या है कि वो जो उसका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग था, एक 100 में से 33 मार्क्स थे, वो उनको नहीं कवर कर पाया। क्यों? क्योंकि अगर उसने वहीं पर कुछ नहीं सीखा तो आगे सीखने में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें महसूस करनी पड़ेंगी। अगर वो उसको अच्छे से सीख लेता है तो आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। उसका कारण ये था, ग्रेडिंग ने उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ग्रेडिंग में आपको खुद भी आदि बातों का तो यही नहीं पता लगता कि आपके 100 में से मार्क्स कितने आए हैं। आप सिर्फ ग्रेड देखते रह जाते हो, ए है, बी है, A+ है, B+ है। पर जो थोड़े कम वाले होते हैं उनको इस बात की बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ, उनको ये होता है पास हैं, बट ये कि मार्क्स कितने हैं इस बात से उनको कुछ लेना देना नहीं होता। यही कमियाँ आगे चल के उनकी बहुत बड़ी खामियों में बदल जाती हैं। नवीनता नए ज्ञान की बात है। नेक्स्ट है प्राथमिकता का नियम है। एक इसमें इन्होंने प्राथमिकता के नियम की बात की है। प्राथमिकता के नियम से इन्होंने इस बात को सजेस्ट किया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि जब कोई चीज़ हम सीखना शुरू करते हैं तो उसका प्राथमिक जो प्रभाव है वो हमारे उस पूरे क्रिया को सीखने में काफ़ी कुछ रोल प्ले करता है। क्लास में जब टीचर के द्वारा कुछ करवाया जाता है और शुरू में अगर वो चीज़ समझ आने लग जाती है तो बच्चों का उस पर सीखने के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है और वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीख पाते हैं। इंग्लिश में टेंस हैं। मान लीजिए क्लास में टीचर ने जब टेंस करवाने शुरू किए हैं, वो कुछ देर उनसे जनरली डिस्कस करते हैं। जनरली डिस्कस करने के बाद जो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है उससे पहले बहुत अच्छे से बच्चों की फीडबैक लेते हैं। उनसे डिस्कशन होने के बाद अपने टॉपिक को अनाउंस करते हैं और धीरे धीरे उनको वो चीज़ देनी शुरू करते हैं। एक आगे जब हम बात करेंगे एक आएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सामान्य से कठिन की ओर। तो एक जो नियम है बच्चों को सिखाने का वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर। ठीक उसी तरह से जब आप उनको देते हो तो उनको शुरू में अगर वो चीज़ लगती है कि आसान लग रही है, हम सीख जाएंगे, तो वो जो शुरुआत का उनका उस चीज़ को सीखने के प्रति मन भाव है, मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो उनको मुश्किल चीज़ों को सीखने में भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। तो नवीनता का नियम या प्राथमिकता का नियम ये दोनों जुड़े हुए हैं, वो किसी ना किसी इस तरह से हेल्पफुल रहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसमें जो लास्ट नियम है वो है एसोसिएट शिफ्टिंग का नियम, सहचर्या परिवर्तन का नियम की उन्होंने बात की है। एसोसिएट शिफ्टिंग का मतलब होता है जो चीज़ सीखी गई है उसके साथ किसी और दूसरी चीज़ को जोड़कर सिखाने की क्रिया। अब यहाँ पर एक बात और, एसोसिएट होता है सहचर्या, साथ साथ जो चलने वाली चीज़ें हों। वह हिंदी में अगर बात करें तो सहचर्या का मतलब है जो साथ गमन करता हो, चलता हो। एसोसिएट शिफ्टिंग जो चीज़ एक क्रिया के साथ जोड़कर सीखी गई है उसको ही दूसरी सहायक क्रिया के साथ शिफ्ट कर देना, उसके साथ मिलाकर सिखाने में सहायक होना। थॉर्नडाइक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ समय बाद इस बात को देखा कि बिल्ली को खाना देना और उसको आदेश देना स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो इसमें जब एसोसिएट शिफ्टिंग की एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया तो इस बात को डिफाइन किया कि उन्होंने अपने प्रयोग में कुछ नया ऐड करते हुए इस चीज़ को जोड़ा कि उन्होंने बिल्ली को खाना दिया और आदेश दिया खड़े हो जाओ। बिल्ली खड़ा होना सीख गई। इस क्रिया को कई बार दोहराया गया। लास्ट में क्या देखा गया कि बिल्ली को सिर्फ यही कहा गया खड़े हो जाओ, वो खड़ी हो गई, उसको खाना नहीं दिया गया। इस क्रिया को कई बार दोहराया गया। तो लास्ट में क्या था, बिल्ली को खड़े होने के लिए शुरू में कंडीशन लगाई गई थी, अनुबंधित किया गया था खाने के साथ। एक समय ऐसा आ गया खाना नहीं दिया गया, फिर भी उसका वो जो कंडीशन बिहेवियर था वो सेम एज चीज़ था। तो यहीं से थॉर्नडाइक ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया था जिसे अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया था।
जिस दिन हमने इसको शुरू किया था, हमने पहले बात की थी कनेक्शनिज़्म है, जो कनेक्शनिज़्म में ट्रायल एंड एरर है, दूसरी कंडीशनिज़्म है। तो अनुबंधनवाद, जब आगे चलकर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि ट्रायल एंड एरर में कई कमियां हैं, उनको ऐसा लगा कि इन्होंने इस बात पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया, इन्होंने यही कहा कि एक व्यक्ति के सामने समस्या रखी जाती है, व्यक्ति उसके प्रति प्रतिक्रियाएं करने लग जाता है, सोचता नहीं है, व्यक्ति एक बुद्धिजीवी है, वो एक जानवर है जो बिना सोचे समझे प्रयत्न कर रहे थे। मनुष्य एक बुद्धिजीवी है, इसलिए वो जो समस्या उसके सामने आती है पहले उस समस्या को देखता है, फिर उसका हल निकालने की कोशिश करता है। पर इसी के साथ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जब इसको क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने अनुबंधन के सिद्धांत को जन्म दिया था, क्योंकि एक सिद्धांत को जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो एक नए सिद्धांत का जन्म होता है। तो ये जो संबंधवाद था, इसी में से एक नए सिद्धांत को जन्म दिया गया अनुबंधनवाद, जिसको हम आगे क्लासिकल कंडीशन और ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर एक जो हम बात कर रहे थे, जब एसोसिएट शिफ्टिंग की बात आई तो स्किनर थॉर्नडाइक ने यहाँ पर एसोसिएट शिफ्टिंग जो नया नियम दिया है उसमें इसी बात को डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि जब एक चीज़ सीखी होती है, जब हम उसके साथ मिलकर किसी दूसरी चीज़ को सीखते हैं तो वो सीखा हुआ एक्सपीरियंस हमें दूसरे कार्य को सीखने में भी पॉजिटिव रेनफोर्स करता है, सीखने में सहायता करता है। तो इस तरह से थॉर्नडाइक ने अपने जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है उसमें कुछ अलग अलग नियम दिए हैं जिसके बारे में हमने बात की है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने पहले फर्स्ट प्राइमरी लॉ की बात की, उसके बाद सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग की बात की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन, 4 मार्क्स में भी पूछी जा सकती हैं। राइट द एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर, तो उसमें आपने आलतू फालतू बातें ना करते हुए सीधा सा कंसेप्ट पे आना है कि हाँ उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। तो उसके मैं एक बार पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। सबसे पहले है मानसिक तत्परता का नियम। मानसिक तत्परता से मतलब क्या है कि एक बच्चा टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को सिखाने से पहले मानसिक तौर पर तत्पर करना चाहिए, उनके माइंड को सीखने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है कि टीचर अपनी क्लास का एक राजा की भूमिका अदा करता है, सारी क्रियाएं एक टीचर के हिसाब से ही ऑर्गेनाइज और इम्प्लीमेंट की जाती हैं, पर किन के लिए? बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बच्चे इम्पोर्टेंट हैं, बच्चों को काम करने के लिए तैयार करना इम्पोर्टेंट है, बच्चों के द्वारा सीखने के लिए तैयार होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ध्यान में अटेंशन, ध्यान में रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट क्रिएट। अब जब टीचर उनका फोकस सेंटर कर रहा है तो साथ में जो चीज़ पढ़ाई जानी है उसके बारे में रुचि जागृत करना कि आज हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसको फोकस करना कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये दोनों चीज़ें डिक्लेयर हो जानी चाहिए, तभी वो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है जिज्ञासा व अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एंड क्यूरियोसिटी इंप्रूव करना, अभ्यास पर बल। ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस चीज़ का अभ्यास करवाया जाए। टीचर के टॉपिक पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है और इस चीज़ की कितनी प्रैक्टिस चाहिए जिससे बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएं। जैसे मैथमेटिक्स है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इंग्लिश में ग्रामर है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हिंदी में व्याकरण है उनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा टॉपिक है जिसको हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसको प्रैक्टिस में ला सकें। अच्छी आदतों के निर्माण में, बुरी आदतों को छोड़ने में, ये दोनों में इफ़ेक्टेबल है। अच्छी आदतों के निर्माण में भी हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए ट्रायल एंड एरर यूज़ कर सकते हैं। एक बात यह कही कि विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी है। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? जो क्लास में स्पेशल होते हैं। स्पेशल में जो बच्चे पिछड़े हुए होते हैं, हम इसमें उनको काउंट करेंगे। उन बच्चों के लिए अभ्यास द्वारा सीखना बहुत ही सहायक होता है। और कुछ बच्चे जो सामान्य कक्ष में नहीं, क्लासरूम में नहीं पढ़ाए जा सकते, उनके लिए अलग स्पेशल स्कूल होते हैं। उनके लिए भी सबसे अच्छा मेथड होता है ट्रायल एंड एरर, अभ्यास द्वारा सीखना। एक बात कही गई कि केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, इसमें इस बात को लिया जाएगा कि प्रैक्टिस नॉट ओनली सफिशेंट। क्यों? क्योंकि केवल अभ्यास भी हम तब कर सकते हैं, अभ्यास के साथ हम उस चीज़ को मन से सीखने की भी कोशिश करें। अगर हमने उसको सीखा नहीं
और अभ्यास पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो गलत चीज़ भी सीखी जा सकती है। तो बेहतर यही है पहले हम उस चीज़ को समझें, सीखें, उस चीज़ को प्रैक्टिस करें जो सही है सीखने में। नेक्स्ट है पुनर्बनन, रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा स्तर में वृद्धि, सीखने में प्रेरणा की बात की गई है। उच्चारण में सुधार या शुद्ध उच्चारण में हम इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल से कठिन की ओर, ये इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन में है कि जब भी टीचर के द्वारा करवाया जाए, पहले जो कॉन्सेप्ट है, सरल से कठिन का मतलब क्या होता है? सरल से कठिन का मतलब ये है कि बच्चे जिस चीज़ को जानते हैं पहले वो चीज़ निकलवाई जानी चाहिए, उस चीज़ से आज के नए पॉइंट और टॉपिक को अलाइन किया जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। जो बच्चे चीज़ जानते हैं अगर वो हम उनसे पूछते हैं और वो उसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो वो जब बताएंगे हमें, तो जो हम उनको बताएंगे वो उनसे एकदम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हम जानते हैं और जो टीचर करवा रहे हैं ये उसमें से कुछ % नया है। तो वो जो जब हम नया करेंगे वो मुश्किल नहीं लगेगा। सरल से कठिन का मतलब यही होता है कि जिस रास्ते पर हम चले हुए हैं उस रास्ते से चलते हुए नए रास्तों का ज्ञान देना, नए ज्ञान को सृजित करना, जोड़ना, अलाइन करना। सेल्फ लर्निंग स्व अधिगम मुख्य है। स्व अधिगम से मतलब ये है कि बच्चा स्वयं अभ्यास करते हुए, अभ्यास पर बल देते हुए खुद सीखने की कोशिश करेगा तो बेहतर ढंग से सीख पाएगा। इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बाद हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं या क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। कहीं जैसे कि मैंने भी लास्ट में कहा था कि जब थॉर्नडाइक ने एक अपने ही एक्सपेरिमेंट में जब एसोसिएट शिफ्टिंग की बात की और उसमें बिल्ली को खड़े होने का सिखाने की शुरुआत की तो वहाँ से अनुबंधन का जन्म हुआ। तो जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने जब इसको क्रिटिसाइज़ किया, देखो जो एक सेम फील्ड के होते हैं, जब कोई नया काम आता है तो वो उसको क्रिटिसाइज़ का मतलब किसी की आलोचना करना नहीं होता। क्रिटिसाइज़ का मतलब ये है कि जो उसको थ्योरी को पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इसमें ये चीज़ नहीं, ये भी होनी चाहिए थी, मीन टू से वो उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें बुद्धि के प्रयोग को कोई महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रायल एंड एरर में क्या है, इंसान के सामने समस्या आती है, व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने प्रयत्न करने शुरू कर देता है और बाई चांस कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो उसको सक्सेस की तरफ लेके जाती है उसको सेलेक्ट कर लेता है, बाकियों को छोड़ देता है। पर यहाँ पर ये बात कही गई कि व्यक्ति के बुद्धिजीवी होने के साथ साथ जब उसके सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है तो व्यक्ति उस समस्या पर कार्य करना शुरू करता है, उस समस्या को हल करने की कोशिश करता है। कैसे? अपने बुद्धि के आधार पर, अपने पुराने अनुभवों के आधार पर, जिसमें इसकी बात नहीं कही गई थी। ये इस बेस पे क्रिटिसाइज़ किया गया। दूसरा, इनको अधिगम का स्थानांतरण कम है। ट्रांसफरेशन ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को इन्होंने कोई महत्ता नहीं दी। इन्होंने यही कहा कि जो प्राइमरी मेन लॉ थे उसमें सिर्फ लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस की बात कही है। तो जब भी समस्या आती है व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों को पहले सिलेक्ट करता है और उसके आधार पर ही अपनी समस्या को सोल्व करने की कोशिश करता है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं कही गई। तीसरा, इन्होंने कहा अंतर्दृष्टि का अभाव है। इन्होंने इनसाइटफुल लर्निंग की कोई बात ही नहीं कही। इन्होंने तो कहा जैसे समस्या आती है आप अपने प्रयत्न करने आरंभ कर देते हो, वो इसमें गलत बात कही गई, यही कहा गया। इन्होंने कहा कि विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। तो यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि जो एक्सेप्शनल केस हैं, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि कम है, उन बच्चों के लिए तो उपयोगी है, पर जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जो जल्दी ही समस्या को हल कर लेते हैं, उनको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए और ज़्यादा एक्टिविटीज़ दी जानी चाहिए या अलग से मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, इसलिए उनके लिए भी उपयोगी नहीं है। बट अगर हम ओवरऑल इसको देखा जाए, इसमें कुछ कमियां आई तभी नए सिद्धांतों का जन्म हुआ। उसी के साथ ये कहा जा सकता है कि चाहे इसमें कुछ कमियां थी, फिर भी सीखने में यह एक ऐसी सीखने का सिद्धांत है जो हर एक टीचर को बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज होनी चाहिए, जिसका पहले भी इस्तेमाल होता था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कुछ कमियों के बावजूद भी ये अपने आप में एक इफ़ेक्टिव लर्निंग टीचिंग मेथड है, जिसको क्लास में अप्लाई किया जाता है टीचर्स के द्वारा, टीचर्स को उनकी नॉलेज होती है। तो एक कमियों के बावजूद भी एक अच्छी शिक्षण विधि मानी गई है, अच्छी लर्निंग थ्योरीज में काउंट होती है।
तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।